जो भी हम इनकम कमा रहे हैं, जनरली लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास जो पैसा बचा हम बाद में उसको इन्वेस्ट करेंगे, बट वो कर नहीं पाते ऐसा। तो जैसे इन्वेस्ट करते हैं लोग, तो उसमें इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन रहती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो उसमें किस तरीके से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर आपके पास 5 साल का कम से कम टाइम होगा तो ही यू शुड गो फॉर इक्विटी। बेसिकली जैसे अगर किसी को अपना घर लेना है, प्लान करना है, तो मतलब उसको क्या रियल एस्टेट रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको ऑन होल्ड रखना चाहिए? तो अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है और घर पर्पस रहने के लिए, तो इट इज द बेस्ट थिंग। जनरली लोगों को क्या होता है, उनको इंडिया का पार्ट बनना है। आज हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है, वी आर 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और धीरे धीरे मोदी जी की लीडरशिप में हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स 3rd लार्जेस्ट। तो अगर आपको इंडिया का पार्ट बनना है, ग्रोइंग इकोनॉमी का पार्ट बनना है एंड विल बी द 3rd पावरफुल नेशन, तो आपको जरूर अपना म्यूचुअल फंड या इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनोस्टर। सो करंट सिचुएशन में सब इन्वेस्टर का एक ही क्वेश्चन है कि मार्केट गिरा हुआ है, पैसा इन्वेस्ट करें या पैसा निकाल लें। So let's welcome Mr. Harsh Gupta, who started investing since the age of 15. He has more than 8 years of experience in the financial market and has helped more than 200 plus individuals to start their financial journey. So welcome Harsh. Thank you Saloni for having me here. So अभी क्या है, मार्केट बड़ा डाउन है, तो आज इस वाले पॉडकास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी से अपना कैसे फाइनेंसेस को लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सो एक्चुअली क्या है कि जैसे ही मार्केट गिरता है वैसे ही सब लोग पैनिक करने लगते हैं। Exactly. तो वो मतलब ऑब्वियसली हर कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा मतलब वो सोचने लगते हैं कि यार क्या फ़ायदा ये। तो आज यही बात करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी क्यों है? देखिए क्या होता है, जब भी हम किसी ट्रिप पे जाते हैं, तो अगर सपोज करो मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूँ, तो अगर मैं फ्लाइट के थ्रू जाऊँगा तो मैं 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अगर मैं ट्रेन के थ्रू जाऊँगा तो अप्रॉक्स 24 to 48 आवर्स में पहुँच जाऊँगा। और अगर मैं बाई रोड ट्रैवल करूँगा तो अब दिल्ली टू बॉम्बे जो एक्सप्रेस वे बना है उसके थ्रू मैं 12 घंटे में भी पहुँच सकता हूँ। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको ये मदद करता है कि जो आपके फाइनेंसेस हैं उनको प्लान करना। तो इससे क्या होता है, जो भी हम इनकम कमा रहे हैं, जनरली लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास जो पैसा बचा हम बाद में उसको इन्वेस्ट करेंगे, बट वो कर नहीं पाते ऐसा। तो जो पैसा होता है उनका वो वेस्ट हो जाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है जो भी आपने अपना फाइनेंसेस कमाया, यानी कि जहाँ से भी आपकी इनकम का सोर्स है, उसको आपने इस तरीके से मैनेज करा कि आपके सारे गोल्स और जो आपकी सारे ड्रीम्स हैं वो आपके सारे कंप्लीट हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ा ज़रूरी है। तो जैसे रोड पे जाने के लिए आपको जीपीएस चाहिए होता है, अगर आपको अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है और अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, तो आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है। जी बिल्कुल। जैसे आपने बात करी कि फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है, तो उसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखिए इसका बड़ा एग्जांपल अच्छा है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो बहुत बैकडेटेड और बहुत अच्छी हिस्ट्री है। जब अर्जुन को और दुर्योधन को चूज़ करने का मौका मिला था कि उन्हें नारायणी सेना चाहिए या श्री कृष्ण का साथ चाहिए, तो दुर्योधन ने चूज़ करा नारायणी सेना को और अर्जुन ने चूज़ करा श्री कृष्ण को एज एडवाइजर। तो इसके वजह से वो महाभारत की वॉर जीत गए थे। सेम वे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, उनके पास जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और एनएसए हैं, मिस्टर जयशंकर सर और अजीत डोवाल सर, तो उनके बेसिस पे मोदी जी अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। सचिन जी और विराट कोहली जी ने भी ये कहा था कि हमारे जो कोच हैं उनकी वजह से ही आज वो जिस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं। सेम वे क्या होता है फाइनेंसेस में, लगता है कि जो हमारा पड़ोसी है या हमारा जो साथ वाला कलीग है, जैसे वो फाइनेंसेस मैनेज कर रहा है, मैं भी उसको सेम कॉपी कर सकता हूँ। बट हमें ये समझना है कि सबकी लाइफ अलग अलग होती है, सबके गोल्स और ड्रीम्स अलग हैं। तो सबके लिए प्रोफेशनल हेल्प लेना बड़ा ज़रूरी है। प्रोफेशनल हेल्प में आप अपना कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को चूज कर सकते हैं या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को चूज कर सकते हैं, या अगर आप कोई पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल को भी चूज कर सकते हैं। ओके। तो ये बड़ा ज़रूरी है, हैशटैग एडवाइजर ज़रूरी है। तो आई थिंक सबके लाइफ में कोच और एक, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा दोस्त बड़ा ज़रूरी है, वैसे एक अच्छा एडवाइजर बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। सो बेसिकली एक चीज़ होती है कि जैसे आपने बोला कि सबका पोर्टफोलियो सेम नहीं होता, तो लोग यूजुअली क्या करते हैं कि मेरे दोस्त ने इस फंड में इन्वेस्ट करा तो मैं भी इस फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो मतलब वो किस हद तक सही है? जनरली ना एक स्टेटमेंट बोली जाती है, वन साइज डज नॉट फिट फॉर ऑल। तो होता क्या है कि मेरा अगर किसी फ्रेंड ने इन्वेस्टिंग शुरू करी तो मैं उसको देख के उसी फंड में इन्वेस्ट शुरू कर दूंगा। बट कई बार क्या होता है, जैसे भेड़ चाल होती है, हर्ड मेंटालिटी, उसका मतलब होता है कि आप जहाँ कोई एक बंदा चलना शुरू हुआ उसी के पीछे सारे लोग चलना शुरू हो जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब भी हमको इन्वेस्ट करें, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, चाहे डेट में करें, रियल एस्टेट में करें, गोल्ड में करें, पहले हमें पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। सेम वे क्या होता है, जो भी हमारा फ्रेंड है उसने हो सकता है किसी और माइंडसेट से इन्वेस्ट करा हो, उसका टाइम फ्रेम हो सकता है 5 साल 10 साल हो, और हमें पैसे की जरूरत हो 1-2 साल में। तो जब भी आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, असेट क्लास में इन्वेस्ट करें, तो हमेशा अपना गोल, अपना रिस्क प्रोफाइल और अपना
होराइजन, टाइम होराइजन देख के इन्वेस्ट करें। तो आई थिंक ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल। मतलब जैसे कि अगर हम टाइम होराइजन देखते हैं तो मतलब क्या इसमें एज की भी इम्पोर्टेंस है कि मतलब डिफरेंट एज के लिए डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं? जनरली क्या होता है, सपोज मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई 20 ईयर्स का चाइल्ड है या बच्चा है जो अभी कॉलेज गोइंग है, तो उसको भी पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो ही कैन इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म के लिए वो प्योर एक इक्विटी पोर्टफोलियो या फिर हाइब्रिड पोर्टफोलियो में जा सकते हैं। बट अगर आप बात करें किसी जो एज पे 40 पे है या 50 पे है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स रिटायरमेंट, तो उनके लिए जो ज़रूरी है ना वो है कि अपने पैसे को सेव करें, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं। और हम आगे जाके थोड़ा सा बात करेंगे उस बारे में। उसका वर्ड है SWP, या फिर आप बोल सकते हैं पेंशन। जैसे FD में इंटरेस्ट मिलता है, PPF से पेंशन मिलती है, सेम वे EPF से पेंशन मिलती है, तो म्यूचुअल फंड से भी आज आप कल पेंशन ले सकते हैं। तो सबका जो एक अपना पोर्टफोलियो है या रिस्क होराइजन है वो उनकी एज पे बिल्कुल डिपेंड करता है। एज के हिसाब से आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। जनरली एक फाइनेंशियल रूल बोला जाता है 100 माइनस एज, तो उतना आपको पोर्टफोलियो अपना इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी डेट में करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की एज 30 है, तो अगर 100 माइनस 30 हम करें तो उसका पोर्टफोलियो 70% इक्विटी में होना चाहिए और 30% डेट में होना चाहिए। बट ये एक जनरलाइज रूल है, तो आप अपना फाइनेंसेस अपनी एज के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ओके। मतलब जैसे आपने बोला कि डाइवर्सिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। हाँ। तो मतलब सबका अपने तरीके से डाइवर्सिफाई होना चाहिए, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन? देखिए होता क्या है, जनरली एक कहावत कही जाती है कि आप जिससे ग्रुप के साथ रहेंगे आप वैसे हो जाएंगे, या फिर सारे अंडे एक टोकरी में मत रखिए, जो एक सेइंग है हमारी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि क्या होता है, कई बार कोई एसेट क्लास चलता है, कभी कोई एसेट क्लास चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जनरली इक्विटी डाउन है मार्केट, अभी इस टाइम पे गोल्ड एक पीक लेवल पे है। डेट एक ऐसी एसेट क्लास है जो कि आपको स्टेबल और सेफ रिटर्न्स देता है। तो डाइवर्सिफाई होना पोर्टफोलियो इसलिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 का 100 अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट अगर डाउन गया बाय 50%, तो आपका जो पोर्टफोलियो 100 पे था पहले, अब वो वैल्यू रहेगी 50। बट अगर आप इसको एसेट क्लास यानी कि डाइवर्सिफाई कर दें, फॉर एग्जांपल 50% इक्विटी और 50% डेट, तो फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 20% से फॉल हुआ, तो अगर आपका पैसा 50 रुपीज़ था इक्विटी में, तो आपको वहाँ पर जो ड्रॉ डाउन आएगा वो रहेगा आफ्टर 50%, 20% के बाद 10 रुपये टूटेगा और 40 रुपये नेट वैल्यू बचेगी। बट अगर आपका पोर्टफोलियो इक्विटी डेट में भी है 50 रुपये, तो 50 का 50 ही रहेगा, तो नेट कंबाइंड में वो आपका पोर्टफोलियो 100 वाली वैल्यू 90 देगी। अगर यही चीज़ आपकी प्योर इक्विटी में होता तो वो 100 का 50 होता। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बड़ा जरूरी है। जैसे कि आपने बात करी इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों की, मतलब बेसिकली ये किसके लिए आइडियल है सबसे ज़्यादा, मतलब ये एसेट क्लास? एसेट एलोकेशन डिपेंड्स ऑन योर लोकेशन। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप कभी भी किसी और को मत देखो, अपनी जो लोकेशन है, यहाँ पर लोकेशन का मतलब आप किस एज पे हो। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी एज 23 है, तो मेरे को भी पैसे की जरूरत नहीं है। आई वांट टू गेट कंपाउंडिंग वेल्थ, मतलब मेरे को मल्टीपल वेल्थ बनानी है, तो मैं अपना 100% पोर्टफोलियो इक्विटी रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो रिस्क प्रोफाइल है वो भी एग्रेसिव है, मैं ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाला हूँ। सेम वे मेरा जो ब्रदर है छोटा, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है बट एज छोटी है, तो ही कैन गो विद हाइब्रिड फंड्स। तो सेम वे हमें ये चूज करने की हमारे लिए हम कौन सी लोकेशन पे हैं। हम अगर 20 to 30 के एज ब्रैकेट में है तो मोर ऑफ इक्विटी रख सकते हो, 30 to 40 में हो तो इक्विटी एंड हाइब्रिड का मिक्सचर रख सकते हो, थोड़ा सा गोल्ड भी आप ऐड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। 40 to 50 की एज में हो, आपके पास आप नेट रिटायरमेंट के लिए 15 to 20 ईयर्स बचे हैं, तो आप थोड़ा सा इक्विटी और डेट का मिक्सचर आप क्रिएट करना शुरू कर सकते हो। अगर आप 50 to 60 में हो, तब आपका एक ऐसा टाइम आ गया कि आपको अपना एसेट्स जो आपने इकट्ठा करा, अपनी 30 साल की कोई भी बिजनेस जर्नी हो या एम्प्लॉयमेंट जर्नी हो, तो आपको उसको सेफ रखना है। तो आप उस वाले एज में अपना थोड़ा सा डेट में मूव करके यू कैन गो टुवर्ड्स पेंशन वाला मूव। जैसे आप टैक्स प्लानिंग का टाइम फ्रेम है, तो इस टाइम पे मतलब किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहिए कि कैसे टैक्स के लिए प्लान करें? जनरली क्या होता है ना, लोग मार्च आते ही सोचते हैं कि यार मैं टैक्स कैसे बचाऊं, या फिर जो मैंने पूरा साल कमाया वो मेरा टैक्स में ना चला जाए। तो टैक्स की प्लानिंग कभी भी लास्ट स्टेज पे नहीं होती, वो एक पूरा साल का प्रोसेस है। और हमें ये चीज़ समझनी है कि हमें टैक्स हार्वेस्टिंग करनी है, टैक्स की चोरी नहीं करनी। तो इन दोनों टर्म्स में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने टैक्स की प्लानिंग करूँ, आजकल 2 तरीके के रेजीम है, ओल्ड रेजीम, न्यू रेजीम। ओल्ड रेजीम में आपको डिडक्शंस मिलते हैं, न्यू रेजीम में डिडक्शंस नहीं मिलते। ओल्ड रेजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लो मिलता है, न्यू रेजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ज़्यादा मिलता है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन अगर ATC आप चूज कर रहे हैं, उसमें 1,50,000 तक का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे PPF 7%, EPF में आपको 7.1% के आसपास मिलता है, सुकन्या समृद्धि योजना में अप्रॉक्स 7 to 8% के बीच में मिलता है। सेम वे आजकल आप टैक्स सेविंग FDs कर सकते हैं, जो कि बैंक प्रोवाइड करता है, बट इट कम्स विद अ लॉक इन ऑफ 5 years। आजकल एक और नया प्रोडक्ट है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये म्यूचुअल फंड की एक स्कीम होती है जिसमें सिर्फ कम से कम लॉक इन होता है 3 साल का,
और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी अप्रॉक्स आपको 11 to 12% मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो आप अपना प्लानिंग करें वो आप स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं। आप 1.5 लाख रुपए को या तो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 12 इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर 1.5 लाख रुपए आप साल के एंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो एक कॉमन मिसकंसेप्शन रहता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, तो मतलब इसमें क्या करना चाहिए? तो मैंने आपको वही बताया कि अगर मैं दिल्ली टू बॉम्बे जा रहा हूँ तो मेरे को अपना जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो चूज करना है। अगर मैं चल के जाऊँगा तो 2-4 दिन लग सकते हैं। अगर कोई बंदा ट्रेन से जाएगा तो अप्रॉक्स 24 to 48 आवर्स की जर्नी होती है। बाय कार 12 आवर्स की जर्नी, और अगर मैं फ्लाइट से जाऊँगा तो 2 घंटे में बॉम्बे पहुँच सकता हूँ। सेम वे डायरेक्ट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में क्या फ़र्क है? इफ़ यू हैव 2 थिंग्स, टाइम एंड नॉलेज। टाइम कि आप अपना पोर्टफोलियो खुद क्रिएट कर सकते हो, और आपके पास एक रिक्विजिट नॉलेज है कि आप जो शेयर्स को है फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हो, टेक्निकली एनालाइज कर सकते हो, आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ सकते हो, तो आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव टाइम एंड नॉलेज कि आपके बिहाफ पे कोई और मैनेज करे, एक एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं फंड मैनेजर, सो यू कैन टेक द म्यूचुअल फंड्स रूट। म्यूचुअल फंड्स में भी 40 से 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। सेम वे, बट म्यूचुअल फंड्स एक इनडायरेक्ट रूट है और स्टॉक मार्केट एक डायरेक्ट रूट है। तो म्यूचुअल फंड्स एक कंसिस्टेंट और एक एक्सपर्ट वाला रूट है, बट इफ यू हैव टाइम एंड नॉलेज यू कैन डेफिनेटली चूज डायरेक्ट स्टॉक्स। जैसे इन्वेस्ट करते हैं लोग तो उसमें इक्विटी में डाइवर्सिफिकेशन रहती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो उसमें किस तरीके से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? इक्विटी एक अपने आप में एसेट क्लास है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक उसी चीज़ के ओनर बन रहे हैं। तो इक्विटी का मतलब है अगर आप कोई भी चीज़ ओन करते हैं, चाहे बिजनेस के थ्रू या किसी भी थ्रू, हम उसको बोलते हैं इक्विटी नेचर। इक्विटी में भी जनरली 3 तरीके की मेजर कैटेगरीज हैं। पहली है लार्ज कैप। लार्ज कैप का मतलब है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज। तो बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, ये सब हमारी बड़ी कंपनीज है। तो बड़ी कंपनीज का मतलब वो स्टेबल हैं और एक अच्छे लेवल पर हैं। लार्ज कैप के बाद आता है हमारा मिड कैप। मिड कैप का मतलब है 101 to 250 कंपनीज, और स्मॉल कैप का मतलब है 251 to 500 कंपनीज। तो आपका जो एक इक्विटी यूनिवर्स है वो इन 500 कंपनीज में आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो अगर आप एक अच्छे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तो पहले तो आप अपना मेजर ब्रॉड कैप चूज करो कि 100 रुपये अगर आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे को इक्विटी में कितना करना है, डेट में कितना करना है, गोल्ड में कितना करना है, और उसके बाद आप अपना इक्विटी का कैटेगराइजेशन बनाओ कि मेरे को लार्ज कैप कितना लेना है, मिड कैप कितना लेना है और स्मॉल कैप कितना लेना है। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है और अगर आपका 10 साल से ज़्यादा का होराइजन है तो यू कैन गो फॉर स्मॉल कैप। अगर आपका रिस्क होराइजन थोड़ा सा लो है तो आप मिड कैप ले सकते हो इफ़ यू हैव मोर देन 7+ ईयर्स, और आपको बहुत ही स्टेबल जाना है और इक्विटी का भी पार्ट बनना है आपको, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लार्ज कैप, बट यू शुड हैव डेफिनेटली अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स। अगर आपके पास 5 साल का कम से कम टाइम होगा तो ही यू शुड गो फॉर इक्विटीज। बिल्कुल। सो एक जो चीज़ है कि आजकल लोग ट्रेडिंग भी काफ़ी प्रेफर करने लगे हैं। सो आपके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज़्यादा सही है कि ट्रेडिंग भी एक सही ऑप्शन है? हमारे जो इंडिया के या फाइनेंशियल मार्केट्स के जो भगवान हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंट एक स्टडी हुआ था सेबी का जिसके हिसाब से उन्होंने बताया कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स अपना पैसा लूज करते हैं। मतलब अगर 10 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे तो उसमें से 9 लूज कर रहे हैं और एक ही कमा पा रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या होता है, यू डोंट हैव टू, आपको अपना मार्केट की फिक्र नहीं होती। मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे, आपका एक लॉन्ग टर्म होराइजन है। ट्रेडिंग में क्या होता है, यू हैव टू स्टिक टू द मार्केट। 9 से 3:30 आपको अपना मार्केट के सामने बैठना पड़ता है, शेयर्स को एनालाइज करना पड़ता है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा आपको वो एनालाइज करना पड़ता है। तो आपको अपना नेचर समझना है। अगर आप मार्केट को टाइम दे सकते हो यू कैन बी अ ट्रेडर, बट डेफिनेटली उसके पीछे एक पढ़ाई होती है, वो आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपको अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जा रहे हो, दैट इज डेफिनेटली अ वेरी बेस्ट थिंग। तो जैसे हमने अभी बात करी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, सो सबके अपने लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। किसी का होता है घर लेना है, किसी का रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो इस सब चीज़ में कैसे मतलब म्यूचुअल फंड्स फैसिलिटेट कर सकता है? म्यूचुअल फंड्स एक बड़ी मार्केट है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो इक्विटी ले लो, अगर आपको थोड़े टाइम के लिए पैसा लगाना है डेट ले लो, अगर आपको दोनों का मिक्सचर चाहिए आप हाइब्रिड फंड ले लो, अगर आपको अपने रिटायरमेंट के लिए करना है तो वी हैव रिटायरमेंट फंड्स, बच्चे के एजुकेशन के लिए जोड़ना है वी हैव चिल्ड्रन बेनिफिट्स फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स एक बड़ा अम्ब्रेला टाइप है एंड यू हैव एवरी सोल्यूशन टू योर ड्रीम्स। अगर आपको कुछ भी इन्वेस्ट करना है, कैसे भी इन्वेस्ट करना है, यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो होता क्या है, अगर आपको कुल रिटायरमेंट है तो आपका एक लंबा टाइम फ्रेम होगा, जनरली 10+ ईयर्स, तो आप अपना इक्विटी फंड्स के थ्रू पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो या फिर रिटायरमेंट फंड चूज कर सकते हो। जनरली होता क्या है, हमारे पास बड़े बिजनेस ओनर्स आते हैं कि यार करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं मिलता,
कैन बी गेट एनीथिंग, तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आज़ादपुर मंडी का फॉर एग्जांपल लूँ दिल्ली में, सो इट इज़ द एशियाज लार्जेस्ट होलसेल मार्केट। वहाँ पर डेली करोड़ों का ट्रांजेक्शन होता है। तो कुछ लोग जो वहाँ पर जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो ऐसा करते हैं कि करंट अकाउंट में पैसा ना रख के वो डेट म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं। सो दे गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑल्सो, अप्रॉक्स 5 to 6-7%। तो उससे क्या होता है, उनको लॉस भी नहीं होता, और जब उनको पैसा चाहिए वो वहाँ से विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स, लिक्विड फंड्स, जिसमें पैसा डाला और आपने वापस भी निकाल दिया। ओके, सो बेसिकली जैसे अगर किसी को अपना घर लेना है, प्लान करना है, तो मतलब उसको क्या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि मतलब रियल एस्टेट रिलेटेड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको ऑन होल्ड रखना चाहिए? जनरली हमेशा ये कहा जाता है, हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी कहते थे कि सबको अपना अपना एक घर होना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों से इस बात को समझते हैं। अगर पहला आप अपना घर ले रहे हैं, सो यू कैन आइदर टेक द लोन, आप उसको एक प्रोडक्ट बना सकते हो कि मैंने बैंक से लोन लिया और ईएमआईज में आपको वो पोर्शन पे हो रहा है। बट अगर आपको अपना होम प्लानिंग करना है, तो होम प्लानिंग के लिए आप अपना, अगर 10 साल का टाइम है तो आप उसके हिसाब से अपना सिप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 साल के बाद अगर आपको अपना घर लेना है, 10 साल के बाद लेना है, तो आप सर्टेन अमाउंट का एक सिप डाल सकते हो, जिसके थ्रू आप अपना डाउन पेमेंट इकट्ठा कर सकते हो और आफ्टर दैट आप लोन ले सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्रॉपर्टी में फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस कि भाई मेरे को रेंटल इनकम चाहिए, तो उसमें भी 3 पार्ट्स हैं। एक होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी, जहाँ से आपको रेंट आ सकता है, एक होता है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो आप किसी को रेंट पे देते हो रहने के लिए, और एक होता है आपका एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी यानी कि लैंड वाला। तो अगर आप लैंड परचेज कर रहे हो, इट हैज हाई चांसेस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन ऑल्सो, और आपको वहाँ से रेंट भी मिल सकता है। कमर्शियल वाले में आपको सिर्फ रेंट मिलेगा और रेजिडेंशियल में भी। तो अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है फॉर घर पर्पस रहने के लिए, तो इट इज़ द बेस्ट थिंग। बट अगर आपको रहने के लिए करना है, मतलब अगर किसी को रेंट पे देना है, तो वहाँ पर आपको जो रेंटल यील्ड है जनरली दिल्ली के अंदर 2 to 3% है, बॉम्बे में इट कैन गो अप टू 4 to 5%। तो ऐसे अलग अलग सिटीज़ का अपना अपना है। तो आपको रियल एस्टेट में तभी इन्वेस्ट करें अगर आपको लगता है कि आप इन्फ्लेशन बीट कर पाएंगे। बिल्कुल। सो एक जो आज बहुत एक चीज़ जो आजकल बहुत चल रही है वो है रीट्स। बहुत लोग उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो मतलब वो एग्जैक्टली क्या चीज़ है? सी रीट्स में क्या होता है, उसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो एक ट्रस्ट बना दिया जाता है जिसमें एक डेवलपर होता है, सपोज करो फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक, एक अच्छी कंपनी है बाहर की। तो ब्लैक रॉक ने क्या करा, एक प्रॉपर्टी अपना हायर कर लिया और उसने एक टावर बना के उसको एमएनसीज को लेंड कर दिया। तो फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट करा 100 करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ में उन्होंने वो बिल्डिंग तैयार करी। अब उनको अगर उन्होंने किसी बड़ी बड़ी एमएनसी, सपोज एप्पल को दिया, टेस्ला को दिया, या किन्हीं भी कंपनीज को रेंट पे दिया, तो वो वहाँ से रेंटल यील्ड अर्न करेंगे। तो क्या होता है, जब बड़ी प्रॉपर्टीज रेंट पे जाती हैं तो एक इंडिविजुअल आदमी इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाता। बट अगर एक कंसोर्टियम ऑफ ग्रुप, जैसे मैंने इन्वेस्ट करा, आपने इन्वेस्ट करा, हमारे कैमरामैन ने इन्वेस्ट करा, तो उनके साथ मिला के एक बड़ा फंड इकट्ठा होता है। वो फंड एक ट्रस्ट के पास जाता है, वो ट्रस्ट उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, वहाँ से वो रिटर्न्स को अर्न करता है। सपोज करो हमारे पास रेंटल यील्ड है 10% का, 10% उनको मिला, तो 1 to 1.5% वो अपना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं और बाकी का वो सारे इन्वेस्टर को पास ऑन कर देते हैं। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज मोर बेटर देन इन्वेस्टिंग इन द डायरेक्ट रियल एस्टेट। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस भी है और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस और आपको एक स्टेबल रिटर्न मिल जाते हैं, प्लस आपको मैनेज नहीं करना। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, टेनेंट से अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक वो आपका फाइटिंग रहता है कि रेंट टाइम पे नहीं आया, उसने घर गंदा कर दिया या कुछ चीज़ तोड़ दी, तो वो कैसे रहे। सो हमने बेसिकली सुना है कि मार्केट में 3 एस होते हैं, SIP, STP और SWP। सो करेंटली अगर मैं अपनी सिचुएशन देखूँ तो मैं SIP प्रेफर करती हूँ, है ना। लेकिन मतलब मेरी मम्मी है, नानी है, तो वो किस तरीके से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकती हैं? जैसे आपने बताया कि आपको SIP के बारे में पता है, तो मैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को बताता हूँ। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और आप रेगुलरली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो STP और SWP में क्या होता है, सपोज आपकी मदर को इन्वेस्ट करना है और इस पॉइंट ऑफ लेवल के मार्केट पे जहाँ पर हमारे को अभी ये नहीं पता कि बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, STP का मतलब होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें आप एक डेट फंड में इन्वेस्ट करते हो, डेट फंड से जो पैसा है आपका वो धीरे धीरे करके आपका इक्विटी फंड में ट्रांसफर हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे को वो पूरे 50 महीनों में इन्वेस्ट करना है, तो मैं 10,000 पर मंथ डेट फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो इससे क्या हुआ, मेरे को मार्केट की चिंता भी नहीं हुई। मार्केट ऊपर गया तो भी मेरा पैसा वीकली ट्रांसफर हो रहा है, मार्केट नीचे गया तो भी मेरा पैसा वीकली ट्रांसफर हो रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो। तीसरा एस जो हमारा होता है वो होता है SWP। सपोज कोई पर्सन है जिसकी एज 50 या 60 है और उसको अब काम नहीं करना और उसने एक अच्छा खासा अपना कॉर्पस बना लिया और उसको बैंक FD से लगता है कि मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है या फिर किसी भी और प्रोडक्ट में, तो वो क्या करता है SWP ले सकता है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड से पेंशन।
तो SWP का मतलब है हमारा सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे पहले आप SIP कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो आप I की जगह क्या कर रहे हो, W यानी कि विड्रॉ। तो विड्रॉ में अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ऑन एन एवरेज MF में 12 to 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो 10 लाख पे आपने कमाया कितना, 1,20,000। बट ये ऐसे काम नहीं करता, ये मार्केट ऊपर नीचे होता है। कंपेरेटिवली 5 साल के टाइम फ्रेम में अगर आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया तो आपने 1,20,000 कमाया, बट आप जो विड्रॉ कर रहे हो वो आप सिर्फ कर रहे हो 80,000। तो 1,20,000 में से मैंने विड्रॉ कितना करा, 8% के हिसाब से सिर्फ 80,000। बाकी मेरा जो पोर्टफोलियो था यानी कि 40,000 वो मेरा कंपाउंडेड बेस पे होगा। तो आपने पर मंथ म्यूचुअल फंड से पेंशन भी ले लिया, और आफ्टर 5-10 ईयर जब आप देखोगे तो आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ होकर मिलेगा। बिल्कुल। सो एक चीज़ है, जब भी जैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नॉमिनी। तो मतलब बहुत लोगों का ये इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन रहता है कि इसको नॉमिनी बनाएं, क्या करें, नॉमिनी बनाएं ना बनाएं, पता है कि कितना ज़रूरी है? देखो जैसे अब कोविड वाली सिचुएशन लेते हैं तो जनरली क्या था, अगर हम इंडिया का भी डेटा देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट डोरमेंट हैं, उनका पैसा मतलब बैंक अकाउंट्स में है और उनकी डेथ हो गई, बट उनकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता। या फिर हम LIC की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड फोलियोज या डीमैट अकाउंट ऐसे हैं जो अभी भी अनटच्ड है, बट उन जो मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो नॉमिनी इसलिए ज़रूरी है ताकि जो आपका, जिसके लिए आपने इन्वेस्ट करा अपने लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उनको पैसा इजीली ट्रांसफर हो पाए। नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो, म्यूचुअल फंड पे जनरली आप अप टू 5 नॉमिनीज बना सकते हो। तो सपोज मेरा नाम हर्ष गुप्ता है, तो मैं अप टू 5 जितनी मर्जी परसेंटेज में किसी को भी नॉमिनी बना सकता हूँ। सेम वे क्या होता है, जब इन केस जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसकी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो म्यूचुअल फंड्स में या डीमैट में या किसी भी पॉलिसी में वो सारा पैसा नॉमिनी के हाथ ट्रांसफर हो जाता है। तो नॉमिनी को आप वैसे में देखिए, नॉमिनी अगर आपके किसी भी पोर्टफोलियो में नहीं है तो आज ही अपनी सारी पॉलिसीज, बैंक अकाउंट्स, अपने म्यूचुअल फंड डीमैट जरूर चेक करो और ज़रूर एक नॉमिनी अपग्रेड करो, बिकॉज सेबी और एम्फी दोनों इसी में इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि नॉमिनी करना बड़ा ज़रूरी है। ऑल्सो एक चीज़ है, इंडिया में अभी भी लोग हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेना नहीं प्रेफर करते कि हम तो हेल्दी हैं, क्या होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो मतलब वो उसको एज अ एक्सपेंस देखते हैं, लेकिन एज अ उसको मतलब उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे मेरे पास गाड़ी क्रेटा है, तो मैंने उसका, जैसे मैंने शोरूम से बाहर ली तो वो कहता है हम इंश्योरेंस करेंगे, तो मैंने उनसे पूछा कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, तो कहता सर शोरूम के बाहर निकलते ही शोरूम की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इन केस अगर मेरी गाड़ी को कुछ हो गया तो मेरे को क्लेम मिलेगा। सेम वे हमारी बॉडी है, हमारे ऊपर कई लोग डिपेंडेंट है। सपोज अगर मेरे फादर अर्निंग है तो मैं, मेरे भाई और मेरी मदर उनके ऊपर डिपेंडेंट है। इन केस अगर कोई भी अर्निंग मेंबर को कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस यानी कि लाइफ इंश्योरेंस होना बड़ा ज़रूरी है, जिससे क्या होता है कि इन केस कोई मिस हैपनिंग हो गया तो आपकी फैमिली को एक सर्टेन अमाउंट मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस भी आपको मिनिमम अपना सैलरी का 20x होना चाहिए, जो भी आपका एनुअल सैलरी या बिजनेस से आप कमा रहे हो उसका 20x आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, ये एक रूल है। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि कोई अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड का एग्जांपल लें, तो कोविड में क्या हुआ कि काफ़ी लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, उनकी जो लाइफ की सेविंग्स थी, हार्ड अर्न मनी था, वो सारा यूज़ हो गया। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक आपका एक शील्ड है, एक गार्ड एक्ट करता है कि आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस होगा, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अपना एक अच्छे से अच्छा इलाज करा सकते हो और आपको अपना एक्सपेंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पहला जब फाइनेंशियल हम पिरामिड देखते हैं तो पहला आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है, सेकंड लेवल पे आपके पास लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है, और थर्ड लेवल पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो 1, 2 एंड 3, पहले हेल्थ, लाइफ एंड देन यू शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट। सो जैसे करंट सिचुएशन है तो मार्केट गिरा हुआ है, अब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं कि क्या करें, मतलब बेच दें कि ज़्यादा इन्वेस्ट करें, तो मतलब इस टाइम पे क्या सबसे ज़्यादा सही है? मैं पहले ना आपसे पूछना चाहूँगा, हाँ। अगर आज आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा और अगर 10 लाख की वैल्यू 12 लाख होगी तो आप क्या करोगे? तो मैं वेट करूंगी कि और बढ़ जाए। सेम वे अभी की क्या सिचुएशन है, किसी ने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा तो आज की वैल्यू कितनी है? अप्रॉक्स 8 लाख है, 7.5 लाख है, 7 लाख, इसी वैल्यू में। तो जब आप तेजी में कुछ नहीं बोल रहे तो मंदी में भी हमें क्या रखना है? पेशेंस। क्योंकि बाजार में क्या होता है ना, अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो आप पैसा नहीं बना सकते हो कभी भी। मैं बात करता हूँ, मेरे अभी जो मतलब 3 साल पहले मेरे ब्रदर की शादी हुई थी, तो उनके अभी बेटा हुआ, तो वो मेरे से पूछता, उसको SIP करना था, तो वो कहता यार मेरे को जल्दी से जल्दी रिटर्न चाहिए और मेरे को जल्दी जल्दी 1-2 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई आपका जो बेटा है आप इसको कह सकते हो कि तू 1-2 साल का है और तू कमाना शुरू कर दे। हाँ। तो सेम भी क्या होता है ना, जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो स्टॉक्स में करे, रियल एस्टेट में करे, गोल्ड में करे या इक्विटीज में करे, वो वेट नहीं करना चाहता, उसको चाहिए मैंने आज पैसा डाला और मेरे को कल रिटर्न मिल जाए। तो जब भी आप मार्केट गिरा हुआ है, आप अपना पेशेंस रखो। यहाँ पर हमेशा 3 चीज़ें याद रखो, बाजार कभी भी खत्म नहीं होता, बाजार हमेशा नीचे आता है, और हमेशा ना हम लोग ये बोलते हैं कि ये बाजार ने न्यू हाई बनाया, या बाजार हम हमेशा ये बोलते हैं कि बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया, बट वो कभी भी ऑल टाइम हाई नहीं है, क्योंकि बाजार नेवर एंडिंग है और बाजार हमेशा ऑल टाइम हाई की जगह बनाता है न्यू हाई।
तो सपोज करो अभी जो लास्ट हमारा सेंसेक्स की वैल्यू थी वो थी 82-83,000। तो जब भी वो क्रॉस करेगा 85, तो सारे न्यूज़पेपर्स में आपको क्या मिलेगा कि बाजार ने ऑल टाइम हाई बना लिया, बट दैट इज नॉट ऑल टाइम हाई, वो एक न्यू हाई है। तो जब भी बाजार गिर रहा है आप पेशेंस रखो, अपना चेक करो जो आपका एसेट एलोकेशन है वो प्रॉपर है या नहीं है। आपको लगता है कि आपका पैसा डेट में ज्यादा है तो आप डेट से इक्विटी में ट्रांसफर कर सकते हो, वो एक अच्छा मार्केट को चेक करने का टाइम होता है, अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करने का। क्योंकि जो पैसा डाउन मार्केट में लग जाता है वैसे अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल 2000 में आपको एक अच्छा मौका मिला, 2007-8 में एक डाउन टर्न आया था जिसको बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तब आपको एक चांस मिला। 2008 के बाद आपको एक अच्छा मौका मिला 2013 से 14 के बीच, व्हेन द गवर्नमेंट वाज टर्निंग टू कांग्रेस टू बीजेपी, वो एक अच्छा चांस था। 2016 में हमें डीमोनेटाइजेशन का चांस मिला। सबसे बड़ा जो मौका मिला आज तक की लाइफ टाइम का था वो था 2020 में मार्केट अप्रॉक्स 30-40% फॉल हुआ था और उसके बाद वो सारी एनएवीज, ये सारे स्टॉक्स 4-4, 5-5 गुना हो गए थे। तो 2020 के बाद जो एक अच्छा मौका आपको मिला है दैट इज 2025। 2025 जैसा मौका आप फिर से कह सकते हो। बाजार के बड़े हमारे एक फेमस बंदे राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने कहा था खरीद लो, तो 2020 में किन्होंने उनकी बात नहीं मानी। सेम में 2025 में सारे मार्केट एक्सपर्ट्स और सब लोग चिल्ला के बोल रहे हैं आप अपना पैसा इस टाइम पे इन्वेस्ट कर दो, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आज के बाद आपको ये वाले रेट दोबारा नहीं मिलेंगे। तो मार्केट डाउन टर्न का आप एक फायदा उठाओ, मार्केट गिर रहा है आप घबराओ मत, हमेशा बाजार गिरता है और हमेशा बाजार वापस ऊपर आता है। बिल्कुल, मेरी एक फ्रेंड ने भी अभी रिसेंटली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, तो मार्केट डाउन है तो उसका पोर्टफोलियो एकदम रेड दिख रहा था। तो मैंने उसको बोला कि भाई तू पेशेंस रख, आराम से, कोई बात नहीं, तूने एकदम आइडियल टाइम पे इन्वेस्ट करा है। हर किसी की लाइफ में ना डाउन टर्न्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अपने इंडिया के सबसे बेस्ट बैट्समैन है विराट कोहली जी, तो एक फेज ऐसा आया था कोहली साहब का जब वो उनकी सेंचुरीज नहीं बन रही थी, उनसे रन नहीं बन रहे थे, बट ही केप्ट द पेशेंस। वो जिम हिट करते थे, हर जगह अपना ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस, सारी चीजें करते थे। बट आज एक मौका है, अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी मौका चल रहा है, तो जिस टाइम पे कोहली साहब पहले से अपना एक सेंचुरी लगा चुके हैं और लास्ट मैच में भी वो नियर टू द सेंचुरी थे। तो क्या होता है जब भी वो पेशेंस रखता है, चाहे प्लेयर हो, कोई बिजनेसमैन हो, बिजनेस में भी ऊपर नीचे आता है, तो जो भी आए मार्केट आप इसको एक अपना बिजनेस की तरीके से ट्रीट करो कि मेरा बिजनेस अभी डाउन आया है बट वो वापस ऊपर जाएगा। बिल्कुल। सो एक चीज़ है कि मार्केट डाउनफॉल में भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा खासा एक कॉर्पस क्रिएट कर लेते हैं, मतलब जैसे ही मार्केट उसके बाद बढ़ने लगता है तो वो मतलब रिफ्लेक्ट करता है कि उन्होंने एक अच्छा खासा कॉर्पस बना लिया। मतलब ये चीज़ है, मार्केट डाउनफॉल में कौन सा इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा बना लेता है? तो हमेशा हमें ये होता है कि 3 तरीके के बंदे होते हैं। एक होता है किसी इन्वेस्टर ने अपने एसआईपी स्टॉप कर दिया और पैसा रिडीम कर दिया, वो कभी पैसा नहीं बना पाते। एक होता है कि आपने अपनी एसआईपी स्टॉप कर दी बट आप स्टेट इन्वेस्टेड हो मार्केट में, कि आप जो आपका पैसा लगा हुआ है वो इन्वेस्टेड है, क्योंकि मार्केट में ऊपर नीचे होता है बट आप 4-5 साल के बाद देखेंगे तो सारा पैसा वापस ऊपर आ जाता है। और एक होता है कि जिन्होंने अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखा और डाउन मार्केट में भी अपना एनएवी ज्यादा ले रहे हैं, मतलब जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है वो ज्यादा ले रहे हैं, मेरे जो शेयर्स हैं वो ज्यादा ले रहे हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एसआईपी रोकनी नहीं है, एकदम कंटिन्यू रखनी है। सो अब आप मान लीजिए कि जैसे कोई इन्वेस्टर है, वो अब इस करंट सिचुएशन में इन्वेस्टिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए किस तरीके के फंड्स आइडियल हैं? इस सिनेरियो में अगर हम देखें, हम मार्च 2025 में हम बैठे हैं और अगर हम आज की बात करें तो मार्केट में अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है और आपको सिप के थ्रू भी जाना है, तो जनरली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है सिप और एक होता है लमसम। लमसम का मतलब होता है जैसे आपने बैंक एफडी करी, आपने इकट्ठा पैसा लगाया एंड 5 साल 10 साल आपने 15 साल उसको छोड़ दिया। एक होता है एसआईपी रूट। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देते हो, तो एट दिस पॉइंट आप अगर आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं तो 25 to 30 रुपीज आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी का पैसा आप अपना एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इससे हुआ क्या, एक होता है वर्ड फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर यहाँ से बाजार ऊपर चलता है तो ऐसा नहीं होगा कि आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाए, और अगर आप अपना सिप में रखेंगे तो अगर मार्केट ऊपर नीचे यहाँ से और भी होता है तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो बिल्कुल मतलब सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करना सबसे आइडियल ऑप्शन है, और थोड़ा सा लमसम भी आप इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। सो डाउनफॉल में होता है कि लोग ज़्यादातर एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर लेते हैं। सो मतलब इस चीज़ को कैसे अवॉइड करें, क्योंकि ये रिस्की भी हो सकता है कि हो सकता है वो वाला फंड बिल्कुल ना चले। देखो क्या होता है ना, कभी कोई एसेट क्लास चलता है, कभी कोई चलता है। तो कभी इक्विटी ने अगर परफॉर्म करा तो गोल्ड परफॉर्म नहीं करेगा, गोल्ड ने परफॉर्म करा तो इक्विटी परफॉर्म नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इक्विटी और गोल्ड दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं आपको एक फंड के एग्जांपल से ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि अगर वही फंड आप रखते कंसिस्टेंटली तो आपकी कितनी वैल्यू बनती। तो एक फंड है जिसमें एक इन्वेस्टर ने मार्च 2005 में जर्नी अपनी शुरू करी। उस फंड की एनएवी उस टाइम थी 10 रुपीज़। तो जनरली क्या होता है, वो उसको कंपेयर कर रहा था थ्रू बैंक एफडी। तो बैंक एफडी में क्या होता है, आप जो भी पैसा डाल दो नेट 10 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाता है।
तो ही सेड मी यार गुप्ता जी मैं 10 रुपये आपको दे रहा हूँ, 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को 10 साल के बाद बैंक 20 लाख रुपए देगा, आप कितना रिटर्न बना के दोगे? तो मैंने कहा भाई देखो रिटर्न मैं नहीं बनाता, रिटर्न हमेशा मार्केट बनाता है। तो होता क्या है कि जब उसने 10 रुपये के एनएवी में शुरू करा, मई 2006 में वो पैसा जो एनएवी था 10 रुपीज़, वो एनएवी हो गया अप्रॉक्स 17 रुपीज़। तो नेक्स्ट डे 17 वाली जो एनएवी थी जून 2006 में वो एनएवी आ गई आपकी 12 रुपीज़। बट वो कहता मैं अभी भी खुश हूँ क्योंकि मैंने 10 लाख इन्वेस्ट करा था और अभी जून 2006 में वो वैल्यू 12 लाख है। बट मैंने उसको बताया कि आपको मार्च 2005 को किससे कंपेयर करना है, मार्च 2015, यानी कि 10 ईयर्स का होराइजन। जनवरी 2008 आते आते वो जो एनएवी था वो 12 वाला कितना हो गया हमारा 24-25। तो ही वॉज हैप्पी कि कहाँ मेरा पैसा 10 साल में डबल होता है और मेरा पैसा कितने साल में डबल हो गया, मार्च 2005 एंड जनवरी 2008, अप्रॉक्स 3 इयर्स में उसका पैसा 10 लाख का कितना हो गया 25 लाख। बट एक बीच में क्राइसिस आया, इसको बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2009 में, मार्च 2009 यानी कि 4 साल के बाद जो एनएवी 10 की थी वो कितनी हो गई 6। अब इसमें क्या हुआ, उसका कैपिटल का लॉस भी हुआ बट और जो उसका इंटरेस्ट था उसका भी लॉस हुआ क्योंकि 10 लाख के कितने रह गए 6 लाख। क्विक टू मार्च 2015 वो जो एनएवी था वो कितना हो गया अप्रॉक्स 58-60। यानी कि जिस बंदे ने 10 रुपये में इन्वेस्ट करा और 6 रुपये में उसने पैसा नहीं निकाला, आज की उसकी कितनी वैल्यू है अप्रॉक्स 60 मार्च 2015 में। हाँ। और अगर आपने हाईएस्ट में इन्वेस्ट करा यानी कि मार्च 2005 से लेकर 10 तक की जर्नी में, 15 की जर्नी में जो हाईएस्ट रेट था वो था 25 क्योंकि 60 वाज द रिजल्ट। तो 25 से लेके अगर आप बाद में जनवरी 2018 देखेंगे यानी कि जनवरी 2008 के बाद जनवरी 2018 तो भी वो एनएवी कितना हो गया आपका अप्रॉक्स 100 रुपीज़। इसका मतलब ये होता है लॉन्ग टर्म में हमेशा एनएवीज ऊपर जाती हैं, शॉर्ट टर्म में हमेशा बाजार आपका फ्लक्चुएट कर सकते हैं। और अगर आप उसकी आज की बात करें एनएवी की तो इट इज़ अप्रॉक्स 250-260 रुपीज़। तो हमेशा ये समझ आता है कि बाजार में आप कभी भी पैसा विड्रॉ मत करो, मार्केट ऊपर नीचे जरूर होगा। अगर मैं इसी फंड से हॉप कर देता यानी कि 6 रुपये में पैसा विड्रॉ कर लेता तो मेरा पैसा मैं कभी भी 6 वाली से जो जर्नी थी 260 वाली वो नहीं दे पाता। बिल्कुल। सो एक ही गोल एक ही फंडा है मार्केट का कि लॉन्ग टर्म पे फोकस करो, लॉन्ग टर्म पे फोकस करो और एक या दो फंड में कंसिस्टेंट रहो। हाँ। अगर कोई फंड का फंड मैनेजर चेंज हुआ है या फिर वो एएमसी का या जो भी शेयर्स है उसकी मैनेजमेंट खराब हुई है देन यू कैन ट्राई टू स्विच द फंड। बट अगर आपको लग रहा है कि फंड अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, उसका जो फंड मैनेजर अच्छा है और अगर आपके एडवाइजर को और आपको दोनों को कन्विक्शन है देन यू शुड डेफिनेटली स्टिक टू दैट फंड। ओके। सो एक चीज़ है जो सेक्टर फंड्स होते हैं, सो बहुत लोग पूछते हैं कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें ये बता दो या कोई फंड का वो बता दो, तो मतलब ये किस हद तक मतलब सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है क्या है? ऑन द रिस्क ऑफ 1 to 10 सेक्टोरल फंड्स को हाईएस्ट रिस्क दिया गया एज पर एम्फी क्लासिफिकेशन। तो होता क्या है, अगर आपको किसी सेक्टर के बारे में ज़्यादा नॉलेज है या आपको लगता है कि आपने उसके बारे में रिसर्च करी है, सपोज करो आपने बैंकिंग सेक्टर के बारे में रिसर्च करी तो अगर आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाएगा तो यू कैन चूज बैंकिंग फंड्स। कुछ लोग होते हैं जिनको डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा लगता है बट यू कैन चूज डिफेंस फंड्स। तो जनरली ये कहा जाता है कि जो थीमेटिक फंड्स होते हैं या सेक्टोरल फंड्स होते हैं उसमें आप लमसम इन्वेस्ट मत करो, यू शुड गो थ्रू सिप SIP रूट बट यू शुड हैव अ होराइजन ऑफ मिनिमम 7+ ईयर्स। 7 साल का टाइम है तो ही आप सेक्टोरल फंड चूज करो, वरना आप नॉर्मल जो प्लेन वनीला प्रोडक्ट्स हैं यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इन्हें भी आप चूज करो और उसी में आपको डिफरेंट सेक्टर्स का एक्सपोजर मिल जाता है। तो एक चीज़ जो मुझे आपसे जाननी थी कि मेरी एज अभी 23 है तो मैं किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकती हूँ? हमेशा जब भी आप पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो 3 चीज़ हमेशा ज़रूरी है। पहला आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, इसको बोलते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। सेकंड जो आपका गोल है, अगर आप बिना किसी गोल के इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। थर्ड होता है आपका टाइम फ्रेम, जो आपका गोल है उसको आपको अचीव करने में कितने साल हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका जो मेजर गोल है वो क्या है, रिटायरमेंट और व्हाट सॉर्ट? मेजर गोल रिटायरमेंट प्लानिंग। तो अगर हम आपकी एज को कंसिडर करें, यू हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। आप अगर अभी 23 के हैं और अगर एक जो रिटायरमेंट एज है गवर्नमेंट ऑथराइज वो है 60, तो 60 - 23 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 33 ईयर्स का एक लंबा टाइम फ्रेम है। जनरली म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में हर साल 5 से 6 साल में पैसा डबल होता है। तो अगर आपको एक अपना अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो आपको जो भी सैलरी मिलती है या बिजनेस इनकम आप करते हो उसका 20 to 25% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, पहला रूल। दूसरा, लिंक इट विद द गोल। जैसे आपने कहा आपका गोल रिटायरमेंट है, अगर आपको गोल सपोज करो आज आपका काम चल रहा है सपोज 50,000 पर मंथ, अगर आप 33 ईयर्स के बाद देखोगे तो 50,000 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपको एक उसको इन्फ्लेशन के टर्म से मल्टीप्लाई करो तो 33 ईयर्स के बाद हो सकता है आपको 5 से 6 लाख की जरूरत पड़े। तो अप्रॉक्स जो आपको कॉर्पस रिक्वायर्ड होगा वो होगा 5 to 6 CR का या 7 CR का। तो आपको उस तरफ काम करना है। तो सेकंड, आपको अपना ये चूज करना है कि मेरा गोल क्या है। थर्ड, मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो एग्रेसिव है, मॉडरेट है या कंजर्वेटिव है। एग्रेसिव का मतलब है प्योर प्ले रिस्की, मैं सारा इक्विटी फंड चूज करूंगा, डायरेक्ट स्टॉक्स या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स जो भी आपका अपना ऑप्शन है, प्योर इक्विटी।
सेकंड है, अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मॉडरेट है तो आप इक्विटी और डेट का चूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी एज यंग है तो गो फॉर मॉडरेट वाली अगर हम देखें तो आप इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर बना सकते हो। थर्ड कंजर्वेटिव तो डेट और हाइब्रिड का मिक्सचर बना सकते हो। हाइब्रिड फंड्स का मतलब होता है इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर। हाइब्रिड भी हमारे 3 तरीके के होते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड और मॉडरेट हाइब्रिड, यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स। तो आप तीनों का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बात करी कि गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, सो हम लोग ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मिलते हैं जिनका गोल क्लियर नहीं होता। मतलब कोई कहता है कि हमें 100 करोड़ बनाना है, कोई मतलब एक रियलिस्टिक गोल बहुत के पास नहीं होता। तो आपके हिसाब से मतलब क्या एक सही मेथड है जिससे अपना गोल आप डिसाइड कर सकते हो? आपका गोल आपकी तरह स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में मतलब से ये मेरा कि कोई बंदा सुंदर है या उससे नहीं है। स्मार्ट का मतलब है SMART, यानी कि S स्पेसिफिक, आपका जो भी गोल हो वो स्पेसिफिक हो, रिटायरमेंट हो, चिल्ड्रन एजुकेशन हो, चिल्ड्रन मैरिज हो। M मेजरेबल हो, कि आप उसको एक वैल्यू टर्म से मेजर कर सकते हो कि भाई मेरे को 5 करोड़ बनाना है, 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। A इज़ फॉर अटेनेबल, कि या अचीवेबल, कि आप अपने गोल को इजीली अचीव कर पाओ। कई बार ऐसा लोग होता है कि मैंने 100 करोड़ बनाना है लेकिन 10 साल में बनाना है, हाँ। और वो इन्वेस्ट करे 10,000 पर मंथ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको आपका जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए। R होता है आपका गोल रेलिवेंट होना चाहिए, आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और आपका जो गोल है उससे। T होता है टाइम बेस्ड, कि आपको जो आपका गोल है उसको एक टाइम होराइजन देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी जो मेरे भाई की बेटी है, शी इज़ 8 मंथ्स ओल्ड, तो हमने उसके नाम पे एक SIP शुरू कर दिया कि जब वो 18 की हो तो उसके पास अप्रॉक्स 2 to 3 CR का एक कॉर्पस अचीव हो जाए। तो ये गोल स्मार्ट है क्योंकि ये स्पेसिफिक है फॉर चाइल्ड एजुकेशन, मेजरेबल है कि मेरे को 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना है, अचीवेबल है क्योंकि हम एक 18 साल के होराइजन में इसको अचीव कर लेंगे, रेलिवेंट है उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है अपने बच्चे की एजुकेशन, एंड इट इज T टाइम बेस्ड। सो योर गोल शुड बी स्मार्ट लाइक यू। बिल्कुल। सो मतलब एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से आपने क्लियर कर दिया कि कैसे एक रियलिस्टिक गोल सेट कर सकते हैं हम। सो बेसिकली जैसे आपने बात करी रिस्क प्रोफाइलिंग की, तो मतलब वो किस तरीके से होता है, तो क्या प्रोसेस रहता है उसका? हर कंपनी का रिस्क प्रोफाइलिंग का करने का तरीका अपना अपना होता है। सो वी हैव अ सेट सर्टेन क्वेश्चंस, आई विल प्रोवाइड यू विद द लिंक, आप अपने इसको वीडियो पे डाल सकते हैं, एंड द पीपल हु आर गोइंग टू विजिट द वेबसाइट वो अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे वो अपना एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और मॉडरेट उसको चूज कर सकते हैं। तो रिस्क प्रोफाइल आपकी एक कैपेसिटी बताता है कि अगर मार्केट डाउन भी है, 100 रुपए की वैल्यू अब 50 आ गई और मैं फिर भी कुछ नहीं बोल रहा, तो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एग्रेसिव है, यानी कि मेरी रिस्क प्रोफाइलिंग ज्यादा है, हाई है। सेम वे अगर कोई बंदा है जिसकी 100 की वैल्यू देख के वो 50 पे घबरा जाता है, तो ही इज नॉट हैविंग दैट मच रिस्क कैपेसिटी, तो उसको कहीं ना कहीं उस तरीके का शेयर्स या उसको पोर्टफोलियो अपना क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। सो मतलब बेसिकली रिस्क प्रोफाइलिंग और इन्वेस्टमेंट में एक जो प्रोफेशनल है उनकी हेल्प बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी होती है। जब आप अपना पैसा मैनेज करते हो तो कहीं ना कहीं इमोशंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो जो उसकी टीचर होती है वो उसकी ग्रोथ देखती है। सेम वे अगर कहीं ना कहीं मदर या फादर उस बच्चे को पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इमोशंस आ जाता है, बट टीचर एक बच्चे को डांट सकती है, मदर या फादर कहीं ना कहीं उस बच्चे को उस तरीके से नहीं डांटते। सेम वे जो हमारा रिस्क प्रोफाइल है या हम इन्वेस्टमेंट मैनेज जब करते हैं तो हमें हमारे इमोशंस बीच में आ जाते हैं। अगर मेरा पोर्टफोलियो आज 1 करोड़ का है और मार्केट 20% से डाउन गया तो मेरे को दिखेगा कि मेरा 20 लाख का लॉस हो गया, और अगर ये पोर्टफोलियो और बड़ा है, अगर मेरा पोर्टफोलियो 10 CR का है और अगर उसमें 2 करोड़ का लॉस हुआ तो मैं सोचूंगा यार मेरा पोर्टफोलियो 8 CR आ गया। बट अगर कोई प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है तो वो उसको उस हिसाब से सोचेगा कि मैंने 8 CR को कैसे मैनेज करना है ताकि उस सामने वाले इन्वेस्टर का गोल भी अचीव हो और वो भी हो। सेम वे जैसे अब हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तो जो हमारे सामने कैमरामैन है, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो एक प्रोफेशनल है, तो वो उनको ये पता है कि आपको इस अलाइनमेंट में बैठे हैं, पॉडकास्ट शूट करने हैं तो ये माइक होना चाहिए या किस फॉर्म में बैठना है, उसका एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है। तो सेम वे आपका जो भी एक रिस्क प्रोफाइल है या इन्वेस्टमेंट मैनेज का डिसीजन है वो आपके एडवाइजर के थ्रू अगर हो तो बहुत बड़े रहते हैं, और अगर आप खुद मैनेज कर सकते हो इमोशंस को तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। बिल्कुल। सो मतलब एडवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अपना एडवाइजर चूज कैसे करें? मतलब जब आप कोई भी अपना एडवाइजर चूज कर रहे हो तो आप उसको देखो कि उसके पास टाइम हो। जनरली क्या होता है, एडवाइजर्स बहुत सारे क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर लेते हैं बट वो एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दे पाते। तो पहले आपके एडवाइजर के पास आपके लिए टाइम हो। सेकंड, जो आपका एडवाइजर हो वो क्वालिफाइड हो। आजकल बहुत सारी डिग्रीज है मार्केट में, जैसे NISM सर्टिफाइड हो, वो MBA फाइनेंस हो या फिर CFP हो, CFA हो, तो दे आर गुड एट मैनेजिंग योर मनी। थर्ड, आपका जो ट्यूनिंग है आपके एडवाइजर के साथ वो अच्छे से हो, कि वो आपकी बातें अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप उनके साथ 1-2 मीटिंग्स डिस्कशन करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप अपने एडवाइजर को चूज करो। तो ये 3 बेसिस पे आप अपने एडवाइजर को चूज कर सकते हो।
बिल्कुल, सो हमें ये तो समझ आ गया कि एडवाइज़र चूज़ कैसे करना है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जैसे किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करा, अब अगर मान लो कि वो ब्रोकर बंद हो जाए, तो फिर उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? इस केस में हम 2 सिनेरियो में समझते हैं। पहला है शेयर्स और दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। अगर आप कोई शेयर किसी ब्रोकर के थ्रू परचेज करते हो, तो वो जो ब्रोकर है वो एक बीच में फैसिलिटेटर है। फॉर एग्जांपल हम कुछ ब्रोकर्स का नाम लें, ग्रो, ज़रोधा, मोतीलाल, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। तो ये जो सारे ब्रोकर्स हैं ये आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, बट जो आपके शेयर्स बाय एंड सेल हो रहे हैं वो एनएससी या बीएससी पे हो रहे हैं। एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी या बीएससी पे वो बाय या सेल हो रहे हैं, और उसके बाद आपके जो शेयर्स हैं वो डिपॉजिटरीज यानी कि सीडीएसएल या एनएसडीएल में रखे जाते हैं। तो आपके जो शेयर्स या होते हैं वो किसी ब्रोकर के पास नहीं होते। और अगर आपका डीमैट जिसके पास है वो अगर उसको कोई दिक्कत भी आती है, यानी कि ब्रोकर अगर शट डाउन भी हो जाता है, तो आपके शेयर्स कंप्लीटली सेफ होते हैं। क्योंकि जो हमारा एक रेगुलेटर एसएबी, वो उन्होंने क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस बना रखे हैं, गाइडलाइंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इंडिया में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जो आपका पैसा होता है वो एएमसी जरूर मैनेज कर रही है, बट आपके जो भी शेयर्स होते हैं एएमसी के वो हमेशा कस्टडियन के पास होते हैं। कस्टडियन वो भी सेबी रिकग्नाइज होते हैं, तो आपको जो पैसा है वो हमेशा सेफ होता है। तो कभी भी आपको कोई एडवाइजर को कुछ हो जाए या ब्रोकर को कुछ हो जाए, आपको कभी नहीं घबराना है, आपका सारा पैसा कंप्लीटली सेफ है और सिक्योर्ड है। बिल्कुल। सो म्यूचुअल फंड्स को लेके बहुत सारे परसेप्शंस है। कोई कहता है म्यूचुअल फंड सही है, कोई कहता है म्यूचुअल फंड्स रिस्की है। तो बता क्या चीज़ सबसे सही है? अभी से 2020 से पहले क्या होता था, सबको लगता था म्यूचुअल फंड्स रिस्की है, बट आजकल हमारा कैंपेन है। आपने बड़े बड़े क्रिकेटर्स देखा होगा, धोनी साहब, रोहित जी और सचिन जी सब प्रमोट करें कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। म्यूचुअल फंड्स कभी भी ये नहीं कहता कि आप आज आओ और आपका कल पैसा डबल हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हो। आने वाले दिनों में पहले आपसे लोग पूछते थे कि आपके पास म्यूचुअल फंड्स नहीं है, पहले लोग पूछते हैं क्या म्यूचुअल फंड्स रिस्की है, आज बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। आने वाले टाइम के बाद 10 साल के बाद पूछेंगे कि आपके पास म्यूचुअल फंड नहीं है। हाँ। तो म्यूचुअल फंड्स हमारा जो उस टर्म में मूव कर रहा है। प्लस जनरली लोगों को क्या होता है, उनको इंडिया का पार्ट बनना है। आज हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है, वी आर 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और धीरे धीरे मोदी जी की लीडरशिप में हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स 3rd लार्जेस्ट। तो अगर आपको इंडिया का पार्ट बनना है, ग्रोइंग इकोनॉमी का पार्ट बनना है, एंड विल बी द 3rd पावरफुल नेशन, तो आपको जरूर अपना म्यूचुअल फंड्स या इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक चीज़ है कि अब जैसे जो हमारी जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग में, म्यूचुअल फंड्स में मतलब बहुत अवेयरनेस रखती है। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल जो एक सेविंग्स ऑप्शन देखें तो वो एफडी वगैरह रहते हैं। सो मतलब दोनों में क्या ज़्यादा सही है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट कभी भी बेकार नहीं होता। हर इंस्ट्रूमेंट अच्छा होता है, चाहे रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, डेट हो, इक्विटी हो, बॉन्ड्स हो, सब चीज़ें अच्छी हैं। बट आपको ये सोचना है कि क्या वो मेरे लिए अच्छी है। मतलब अगर मैं एक यंग बंदा हूँ और मेरे पास घर है मेरे पेरेंट्स का, और मेरे को अभी सिर्फ पैसा जोड़ना है, तो आई कैन गो फॉर इक्विटी। थोड़ा सा पैसा आपको गोल्ड में ज़रूर होना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे एसेट क्लास है जिसने हमेशा ऊपर ही जाना है। पुराने टाइम में क्या होता था, गोल्ड की करेंसी चलती थी, तो गोल्ड एक हमेशा जिसको बोलते हैं सेफ हेवन एसेट, कि अगर कोई वॉर भी हो जाए तो गोल्ड हमेशा रहता है। तो आपको थोड़ा सा पैसा गोल्ड में होना चाहिए, थोड़ा सा पैसा डेट में होना चाहिए। तो बैंक एफडीज भी एक अच्छा सोर्स है जो आपको एक स्टेबल रिटर्न और गारंटेड रिटर्न देता है। सेम वे इक्विटीज भी अच्छा है। आपको ये चूज करना है कि मेरे लिए कौन सा अच्छा है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर हर्ष। आपने बहुत सारे फाइनेंशियल मिथ्स बस्ट कर दिए आज। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई वुड लव टू कम अगेन एंड अगेन। और जो हमारा इंडिया में जो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके एक मिसकंसेप्शंस रहते हैं, वो आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू दूर हुए होंगे और लोगों को बहुत सारी हेल्प मिलेगी जर्नी में। बिल्कुल। सो आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए भी हेल्पफुल रहा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच पॉडकास्ट।